हाय एवरीवन, वेलकम ऑन इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। लास्ट वीडियोस में स्ट्रक्चर्स एनालिसिस की हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट। सो वर्चुअल वर्क डन के ऊपर ही एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है, दैट इज यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड से हम क्वेश्चंस को वेरी इजीली सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास आपको गिवन टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, और वर्चुअल वर्क डन जो यूनिट लोड मेथड है हमारी हेल्प करता है क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व करने में। और सेकेंडली एक मेथड हमारे पास है, दैट इज अ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये दो मेथड्स इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं दो मेथड से पूछे जाते हैं। सो यूनिट लोड मेथड क्या है? जब आपको पता है कि जब हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करते हैं, फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक फोर्स मेथड होता है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड्स होते हैं। फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड ये हमने क्लास में भी देखा हुआ है। फोर्स मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमारे पास स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कम आ जाती है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से। और अगर हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कम आती है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से, देन वी गो फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में आप बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, कानिस मेथड की, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करते हैं। और जो फोर्स मेथड है इसके अंदर हम एन नंबर ऑफ मेथड्स हमारे पास हैं, जिसमें हम बात करते हैं यूनिट लोड मेथड की, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो यूनिट लोड मेथड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिट लोड मेथड, सो इट इज़ अ फोर्स मेथड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज़ अ फोर्स मेथड। ये एक फोर्स मेथड होता है, और ये जो फोर्स मेथड है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों क्वेश्चंस हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। वैलिड फॉर डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। दिस इज वैलिड फॉर डिटर्मिनेट, valid for determinate and indeterminate structures, determinate and indeterminate structure, दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड होगा। वैलिड फॉर डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इट इज अ फोर्स मेथड। कास्टिग्लियानोस थ्योरम जो 2 होती है आपकी, वो कास्टिग्लियानोस थ्योरम 2। फर्स्ट जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम विल गिव यू फोर्स वैल्यू कि किसी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन आपको क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। ये फर्स्ट थ्योरम है, दिस फर्स्ट थ्योरम कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम कास्टिग्लियानोस की क्या होती है? बस यहाँ पे इसको इंटरचेंज करना है। द पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स, और आपको उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन मिलेगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी होती है तो इन दैट केस पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स, उस जगह पे जो भी फोर्स लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्लेक्शन मिल जाती है। ये कास्टिग्लियानोस थ्योरम है सेकंड। तो यूनिट लोड मेथड की जो हम बात कर रहे हैं वो भी एक टाइप का, ये यहीं से आप बोल सकते हो कि जो ये कॉन्सेप्ट है यूनिट लोड मेथड का, ये यहीं से डिराइव हुआ है। तो लास्ट क्लास के अंदर जब हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, जिसमें हमने ये बात की थी कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन, और डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर इंटरनल वर्क डन को हम लिखते हैं स्ट्रेन एनर्जी, कि जो बॉडी पे हम एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर वो वर्क स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। सो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्किंग, तो सिंपल एक फॉर्मूला हमको, दो फॉर्मूले हमारे पास है, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है, डिफ्लेक्शन आपको मिलेगी फोर्स की वजह से, ट्रांसवर्स फोर्स, बीम आपके पास है, ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई करोगे। सो ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई करोगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगी, तो डिफ्लेक्शन हमेशा आपको निकालनी है फोर्स की वजह से। सो एक फॉर्मूला आपके पास लगेगा, दैट इज कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम, एम एम डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, एम एम डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, एम एम डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एम एम डी एक्स डिवाइड बाई ई आई, और यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे? लिमिट्स लगा देते हो। तो लिमिट लेट अस सपोज मैं 0 से L लगा रहा हूँ, तो लिमिट कैसे लगाते हैं? ये m का मतलब क्या है वो सब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है तो ये, और अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे, फॉर्मूला विल बी सेम, 0 से L एम एम डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, बस इसमें जो पैरामीटर्स हैं m और m, इनका जो मतलब होगा वो चेंज हो जाता है। सो पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शंस की। ये क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। सो एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये तुम्हारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, नॉन प्रिस्मेटिक कैंटिलीवर बीम मैं बना रहा हूँ, नॉन प्रिस्मेटिक कैंटिलीवर बीम।
तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोर्शन का है 2i, इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। सो जो बी ए पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है, और जो सी बी पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2i एंड i। यहाँ पर लोड अप्लाई किया हुआ है बी पॉइंट पे, पी लोड अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर भी लोड अप्लाई किया हुआ है सी पॉइंट पे पी लोड। ये क्वेश्चन में हमारे पास है, और हमें करना क्या है, हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है, फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इस पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी हो। तो जब डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है सी पॉइंट पे, तो लिमिट्स आप लगाओगे। लिमिट्स कैसे लगाते हैं वो सब हम देखेंगे अभी। तो कैपिटल एम स्मॉल एम डी एक्स डिवाइड बाई ई आई, एम डी एक्स डिवाइड बाई ई आई। 4-5 क्वेश्चन सोल्व करोगे, फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब इसमें कैपिटल एम का क्या मतलब है, स्मॉल एम का क्या मतलब है, और लिमिट्स कैसे लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, जितनी भी लोडिंग गिवन है, जितने भी मेंबर्स गिवन आपके पास, अभी तो ये नॉन प्रिस्मेटिक मेंबर है तो लोडिंग भी गिवन है इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी, तो 2 लोडिंग है 2 मेंबर्स है, तो आप इनको सेपरेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से पहले मैंने यहाँ पे मेंबर्स लिखे, तो पहले हम यहाँ पे मेंबर्स लिख लेते हैं। ये बीम का क्वेश्चन है, फ्रेम का क्वेश्चन भी आते हैं, तो फ्रेम के क्वेश्चन में भी अगर 2 मेंबर्स होंगे तो आप यहाँ पे भी 2 मेंबर्स लिखोगे। अगर 3 मेंबर्स होंगे क्वेश्चन में तो आप 3 मेंबर्स लिखोगे, 3 लिमिट्स लगाई जाएंगी। तो मेंबर हमने यहाँ पे लिखे। सो मेंबर हमारे पास 2 होंगे, दैट फर्स्ट इज सी बी एंड सेकेंड वन इज बी ए। सो पहले सी बी मेंबर होगा और सेकेंड हमारे पास हो जाएगा ये बी ए मेंबर। ठीक है, 2 मेंबर्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिमिट्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, लिमिट्स की। और जब हम यहाँ पे लिमिट्स की बात करेंगे, सो सी बी के लिए देखो, आप लिमिट्स जब लगाओगे तो आप एक सेक्शन कट करते हो एट डिस्टेंस एक्स। सी बी मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं। इस सी बी मेंबर में आपने एक सेक्शन एक्स कट किया है एट अ डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस एक्स पे आपने एक सेक्शन कट आउट कर लिया। उसके बाद तो ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं सी बी मेंबर में। अच्छा, इसकी लेंथ बता, लेंथ गिवन हमारे पास क्वेश्चन में, इसकी लेंथ एल है, बी ए की लेंथ एल और बी सी की भी लेंथ कितनी है, एल, मेंशन है क्वेश्चन में। सो ये जो x की वैल्यू है सी बी पोर्शन में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, वो 0 से लेके l तक वेरी कर सकती है। तो लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, 0 से l। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सेक्शन कट कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन कट किया, अब मैं बी ए मेंबर में आ गया हूँ। तो बी ए मेंबर में जब आया तो मैंने बी से एक सेक्शन कट किया, सेक्शन एक्स, और बी ए मेंबर के अंदर जो लिमिट होगी x की वैल्यू 0 से लेके l तक वेरी कर सकती है। सो यहाँ पर भी लिमिट लगेगी मेरी 0 से l। जितने मेंबर होंगे उतनी बार इंटीग्रेशन किया जाएगा। अगर एक मेंबर है तो एक बार इंटीग्रेशन करो, क्वेश्चन सोल्व। तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो आता नहीं, कई बार 2 बार इंटीग्रेशन करने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। सो लिमिट्स आपने लगाई, मेंबर्स आपने लगाए, मेंबर्स आपने लिख दिए। लिमिट्स लगाने के बाद अब बात करते हैं कैपिटल एम की। ये क्या है कैपिटल एम? कैपिटल एम क्या होता है, मूवमेंट। कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। तो कैपिटल एम क्या है, मूवमेंट। मैं पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। कैपिटल एम इज द मूवमेंट, movement at section xx, movement at section xx, movement at section xx due to applied external loading, due to applied external loading, due to applied external loading। ये जो एक्सटर्नल लोडिंग क्वेश्चन में मेंशन है, इस लोडिंग की वजह से सेक्शन xx पर कितना मूवमेंट डेवलप होता है, सेक्शन xx पर कितना मूवमेंट डेवलप होगा, वो हमारा कैपिटल एम हो जाएगा। तो सेक्शन xx, यहाँ पर भी सेक्शन xx है और यहाँ पर भी सेक्शन xx है। तो दोनों केस में 2 मेंबर है, दोनों पे मूवमेंट डेवलप होगा लोडिंग की वजह से। तो दोनों सेक्शंस पे मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, वो कैपिटल एम में लिखी जाएगी। तो जितने मेंबर्स है उतनी बार इंटीग्रेशन करोगे। सो कैपिटल एम, अब कैपिटल एम की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ पे। तो लिखो कैपिटल एम की वैल्यू। अगर सी बी मेंबर की बात करूँ तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू एक्स। सो मूवमेंट विल बी P इंटू एक्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कई बार कि साइन कन्वेंशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में हमेशा आप कंसीडर कीजिएगा, साइन कन्वेंशन में आपको कंसीडर करना है सैगिंग मूवमेंट पॉजिटिव लेके चलेंगे, सैगिंग को आप पॉजिटिव मानना हमेशा, और होगिंग मूवमेंट को आप नेगेटिव मानना, जो कि जनरल साइन कन्वेंशन हमारे। सैगिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और होगिंग को हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे चेंज भी करना चाहिए तो चेंज कर सकते हो, लेकिन
जो अगर आपने चेंज किया है तो पूरे मेंबर्स में वही साइन कन्वेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सैगिंग पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पे सैगिंग नेगेटिव, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने सैगिंग को नेगेटिव मानना है तो आपको पूरे फ्रेम के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर में आपका सैगिंग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अभी तो मैं जनरल साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, सैगिंग को पॉजिटिव मान के चलो, होगिंग को नेगेटिव मान के चलना है। सो मोमेंट अप्लाई, अब यह ध्यान दो, अब होगिंग सैगिंग पता कैसे लगता है। यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया सेक्शन एक्स एक्स पे, तो इस लोडिंग की वजह से पी जो लोड अप्लाई किया हुआ है बी सी पॉइंट पे, लोडिंग की वजह से जो सेक्शन एक्स एक्स पे मूवमेंट आएगा, इसकी वजह से जो डिफॉर्म शेप होगी कुछ ऐसी हो जाएगी। और ये जो डिफॉर्म शेप हुई है ये कौन सी शेप है, होगिंग शेप है। तो इसका मतलब सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मूवमेंट इस पी लोड की वजह से कितना आएगा, पी एक्स आएगा। होगिंग है तो नेगेटिव लिख देंगे, तो ये माइनस पी एक्स लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप सेक्शन एक्स एक्स पे, इस सेक्शन एक्स एक्स पे ये जो पी लोड लगा हुआ है इसकी वजह से भी मूवमेंट आएगा, ये जो पी लोड लगा हुआ है इसकी वजह से भी मूवमेंट डेवलप होगा, तो दोनों की वजह से मूवमेंट डेवलप होगा। अच्छा, यहाँ पे जो पी लोड लगा हुआ है इसकी वजह से कितना मूवमेंट डेवलप होगा, दैट विल बी पी इंटू एल प्लस एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो पहले मैं ये वाला पी लिख रहा हूँ, सो होगिंग होगा इसकी वजह से भी, तो माइनस पी इंटू में कैपिटल एल प्लस में एक्स, एक तो ये मूवमेंट आएगा माइनस पी इंटू में एल प्लस एक्स। अलोंग विद दैट ये जो बी पॉइंट पे पी लोड लगा हुआ है इसकी वजह से सेक्शन एक्स पे मूवमेंट डेवलप होगा, और इसकी वजह से कितना मूवमेंट आ जाएगा, पी इंटू एक्स। सो ये भी होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का पी इंटू एक्स। तो कैपिटल एम तो समझ आया, यहाँ पे कैपिटल एम क्या होगा हमारे पास। सो 3 पॉइंट आपको समझ आ गया। मेंबर्स कौन कौन से लेने ये आपको बता दिया। मेंबर्स कितने लेने, जितने मेंबर्स क्वेश्चन में मेंशन होंगे, या अगर फ्रेम गिवन है तो 3 मेंबर है तो 3 मेंबर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे अलग अलग। सिमिलरली लिमिट्स कहाँ पे लगाओगे, जो आप x को वेरी कराओगे, मेंबर्स के अंदर x को वेरी कराओगे, तो x वेरी कराओगे तो मेंबर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। L/2 भी हो सकती है, सपोज दैट दिस इज L/2, तो x की वैल्यू 0 से L/2 तक चली जाएगी, और ये L ही है तो ये x की वैल्यू यहाँ से 0 से L चली जाएगी। अगर क्वेश्चन में ये L और ये भी L है तो 0 से L 0 से L, वो डिपेंड करेगा लिमिट्स कि मेंबर की लेंथ कितनी गिवन है। तो हम तो जनरल केस में बात कर रहे हैं। सिमिलर फिर नेक्स्ट एम, कैपिटल एम कैसे बताओगे। कैपिटल एम बताने के लिए आप एक सेक्शन कंसीडर करोगे, कहां से कंसीडर करोगे, ओरिजिन से। ओरिजिन आपका सी बी मेंबर में सी है, ओरिजिन आपका बी ए मेंबर में बी है, तो सी से आपने सेक्शन कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस एक्स, और इस सेक्शन एक्स एक्स पे आप बेंडिंग मोमेंट कितना कंसीडर करेंगे, दैट विल बी पी इंटू एक्स, और ये जो मूवमेंट आएगा ये होगिंग मूवमेंट होगा। अगर ये होगिंग मूवमेंट है तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, होगिंग को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, होगिंग को हम नेगेटिव मानेंगे। आप वो आपको बता दिया कि आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो, लेकिन पूरे क्वेश्चन में आपका ये पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अभी तो मैं नेगेटिव लेके चला हूं जनरल केस। तो सिमिलरली इस सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग में निकाल सकते हो पी इंटू एक्स इंटू पी इंटू एल प्लस एक्स, दैट्स सिंपल। अब बात करते हैं, इसमें स्मॉल एम भी दिख रहा है, ये स्मॉल एम क्या होता है। अब स्मॉल एम की मैं बात कर रहा हूं। स्मॉल एम, अब इस स्मॉल एम समझो क्या है। स्मॉल एम क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, वर्चुअल वर्क डन का। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे लोड अप्लाई हुआ है, अगर उसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी हो, इजिली वी कैन कैलकुलेट बाय दैट कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन। इसी को आगे एनालाइज कर रहे हैं, इसी को आगे मॉडिफाई किया हुआ कास्टिग्लियानोस की सेकंड थ्योरम को आगे मॉडिफाई करके यूनिट लोड मेथड आया हमारे पास। और इसमें क्या बोला गया है कि जिस पॉइंट पे लोड लगा हुआ है उस पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन नहीं निकालनी हो, किसी दूसरे पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालनी हो, जिस पॉइंट पे लोड अप्लाई किया हुआ है उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं निकालनी, किसी दूसरे पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी हो, तो आप क्या करो, उस पॉइंट पे जाके यूनिट लोड अप्लाई कर दो अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है। अगर आपको किसी दूसरे पॉइंट पे रोटेशन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप उस पॉइंट पे जाके मूवमेंट अप्लाई कर दो, यूनिट मूवमेंट यूनिट फोर्स। तो या तो आप यूनिट लोड अप्लाई करो तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा उस पॉइंट पे, या आप यूनिट मूवमेंट अप्लाई करो तो आपको रोटेशन मिल जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। तो ये यूनिट लोड मेथड का कॉन्सेप्ट है। ये स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम क्या होगा, अगर हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। और अगर मैं मूवमेंट की बात करूंगा या रोटेशन की बात करता हूं तो मेरे को मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। सो मूवमेंट की वजह से क्या मिलेगा, मूवमेंट की वजह से क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, तो स्मॉल एम सीबी मेंबर के लिए बात करो, सीबी। अब मैं अच्छा याद रखना कहां पर अप्लाई करना है, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे आपको अप्लाई करना है। और इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेट अस एज्यूम
कि हमें डेल्टा सी फाइंड आउट करना है, जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा सी। तो अगर हम डेल्टा सी फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चे, तो आपको फोर्स कहां अप्लाई करना पड़ेगा, सी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप स्मॉल एम की बात करेंगे, या तो आप अपना डायग्राम अलग से बना लीजिएगा, या आप इसी में समझ सकते हैं कि आपको एक्सटर्नल लोडिंग हटानी पड़ेगी, आपको एक्सटर्नल लोडिंग हटानी पड़ेगी। तो मैं अगर मैं यहां पे डायग्राम को दोबारा बनाऊं, अगर मैं डायग्राम को दोबारा बनाऊं, यहां पे थोड़ा गलत हो गया, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, दैट इज ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट था, आई थिंक बी और ये सी था, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट है। तो आपने क्या किया, लोडिंग को हटा दिया और आप सी पॉइंट पे जहां पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है आप उस पॉइंट पर गए और आपने यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई करना है, यूनिट लोड, आपने यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ आ रही है। अब इस यूनिट लोड की वजह सॉरी, अब आप इस यूनिट लोड की वजह से डिफ्लेक्शंस आएंगे इनके अंदर। अब देखो यूनिट लोड अप्लाई किया, सेम सेक्शन, सेम एक्स जहां पे जो आपने यहां पे कंसीडर किया, सेम एक्स यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो आपने वहां पे एक्स यहां पे से कंसीडर किया, सेक्शन एक्स एक्स, और आपने यहां से भी सेक्शन कंसीडर किया एक्स एक्स। तो जो काम आपने पहले वाले स्ट्रक्चर में किया है, सेम आप काम यहां पर भी करोगे इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो डिस्टेंस जो सेक्शन एक्स एक्स आपने कट आउट किया है, वो सेम सेक्शन यहां पर भी कट आउट किए जाएंगे, सेम डिस्टेंस एक्स पे। तो कैपिटल एम तो समझ आ गया हमको, कैपिटल एम कैसे लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं स्मॉल एम की। स्मॉल एम के लिए मुझे क्या करना है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैंने फोर्स अप्लाई किया किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछी गई है। तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछी गई है, तो मैं इस पॉइंट पे क्या अप्लाई कर दूंगा, फोर्स अप्लाई कर दूंगा, यूनिट फोर्स अप्लाई किया। अब इस यूनिट फोर्स की वजह से स्मॉल एम की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं यहां पर भी लिख दूंगा, मैं यहां पर भी लिख दूंगा। पहले मैं यहां समझा देता हूं स्मॉल एम। अब दो मेंबर तुम्हारे पास है, दैट मेंबर इज सी बी और दूसरा मेंबर कौन सा है, बी ए। सीबी मेंबर में बताइएगा, सीबी मेंबर के अंदर फोर्स की वैल्यू, सीबी मेंबर के अंदर मूवमेंट, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम होता क्या है, मूवमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, मूवमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, ये मूवमेंट होता है किसी भी सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर ड्यू टू अप्लाइड यूनिट लोड, ड्यू टू अप्लाइड यूनिट लोड, और भी कैसे वर्चुअल लोड, इसी को क्या बोल देते हैं, वर्चुअल लोड बोल देते हैं। वर्चुअल लोड और इट्स वर्चुअल मींस इमेजिनरी, आप इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, आप इमेजिनरी सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हो कि अगर हम यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई कर दें तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगी, तो लोड इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट विल गिव यू वर्क, सो दैट वर्क डन विल बी टर्म्ड एज द वर्चुअल वर्क डन। इसको क्या बोल दोगे, वर्चुअल वर्क डन बोल दोगे। सो मैंने यहाँ पे एक यूनिट लोड अप्लाई किया, और वी कैन से वर्चुअल लोड अप्लाई किया, वर्चुअल यूनिट लोड अप्लाई किया, यूनिट लोड अप्लाई किया। दिस यूनिट लोड अप्लाई करने के बाद सेक्शन एक्स एक्स सीबी मेंबर में मूवमेंट, स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मूवमेंट एट एनी सेक्शन, मूवमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स ड्यू टू यूनिट अप्लाइड लोड, ड्यू टू यूनिट अप्लाइड लोड एट दैट पॉइंट जहां पे डिफ्लेक्शन निकालनी है ना, एट दैट पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज टू बी फाउंड, जहां पे आप लोगों को क्या निकालना हो, डिफ्लेक्शन निकालना हो, वेयर द डिफ्लेक्शन इज टू बी फाउंड। ये बात समझ आ रही है। तो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालनी थी, तो सी पॉइंट पे मैंने यूनिट लोड अप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। अब नाउ अब क्या करेंगे, स्मॉल एम की वैल्यू निकालो सीबी मेंबर में। सेक्शन एक्स एक्स पे कितना मूवमेंट आएगा सर, 1 इंटू एक्स आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर होगिंग होगी तो नेगेटिव लगा दिया। बी ए मेंबर में कितना फोर्स मूवमेंट आएगा, इस यहाँ लोड यहाँ लगा हुआ है, लोड यहाँ लगा हुआ है, तो बी ए मेंबर में पूछ रहा हूँ, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये कितना था कैपिटल एल और ये एक्स हो जाएगा। सो अगेन माइनस का 1 इंटू एल प्लस एक्स। सर -1 क्यों लगाया, क्योंकि होगिंग है इसलिए -1 लगा दिया। तो ये स्मॉल एम की वैल्यू समझ आ गई। तो कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ लिखी थी, स्मॉल एम की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, स्मॉल एम भी समझ आ गया। अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी, फॉर्मूला सिंपल एम dx by ei, दैट्स ऑल। नाउ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम dx डिवाइडेड बाई ei। अच्छा, इंटीग्रेशन कितने लगेंगे, जितने मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कितने हैं, 2 मेंबर है, तो 2 मेंबर है तो 2 बार इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे लिमिट के साथ, तो पहले मैं बात करता हूँ मेंबर,
ये कौन सा था हमारा, सी बी मेंबर था, दैट मेंबर इज सी बी। तो पहले मैं सी बी के लिए बात कर लेता हूँ। तो ये सी बी मेंबर है, फिर प्लस ये मेंबर कौन सा हो जाएगा, बी ए हो जाएगा मेंबर। तो दो मेंबर है, दोनों मेंबर के लिए लगाते हैं। सी बी मेंबर में एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से एल तक। बी ए मेंबर में एक्स 0 से एल करेगा, बी ए मेंबर में एक्स की वैल्यू 0 से एल वेरी कर रही है, सो 0 से एल। सी बी मेंबर में कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, सी बी मेंबर में माइनस का पी एक्स, सो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का पी एक्स सी बी मेंबर के अंदर। और बी ए मेंबर में कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, बी ए मेंबर में दिस माइनस का पी इंटू एल प्लस एक्स, साथ में माइनस का पी एक्स, सो ये वैल्यू लिख लो माइनस का पी इंटू में एल प्लस एक्स, या माइनस अगर मैं बाहर लिखूं तो प्लस पी एक्स लिखा जाएगा। ये बात भी समझ आ रही है। ये हमने कैपिटल एम की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। सिमिलरली आप स्मॉल एम मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉल एम सी बी मेंबर में स्मॉल एम की वैल्यू है तुम्हारा माइनस का 1 इंटू एक्स, सो माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स ही होते हैं। एम एम ये कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम था, एम एम डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। अब यहाँ पे चेक करो, ये कैपिटल एम था, बी ए मेंबर में स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 इंटू एल प्लस एक्स, माइनस का 1 इंटू एल प्लस एक्स, तो माइनस एल प्लस एक्स ही होगा। तो मैं इसको माइनस को बाहर लिख दे रहा हूँ, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करना माइनस ऑफ एल प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, ये मेरा स्मॉल एम। तो एम एम डी एक्स डिवाइड बाई ई आई, तो फॉर्मूला तो सिंपल ही एम एम डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही चीज़ें। अब क्या करना है, अब बस मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना और कुछ नहीं करना। जैसे माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसको सोल्व करोगे तो पी एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई ई आई, तो पी एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब, सो मैं फाइनली पी एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, पी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, एक्स स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, तो पी एक्स क्यूब बाई 3 ई आई, और यहाँ पे लिमिट 0 से एल। इसको सोल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इंटू एल प्लस एक्स इंटू में एल प्लस एक्स, यानी एल प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, सो p इंटू में 0 से एल इंटीग्रेशन है एल प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। फिर पी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस तो कैंसिल हो गया, पी एक्स इंटू एल प्लस एक्स प्लस पी एक्स इंटू एल प्लस एक्स इंटू में डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। अब क्या करो, एल प्लस एक्स का होल स्क्वेयर है, स्क्वेयर ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सोल्व करने के बाद पूरा इंटीग्रेशन आप सोल्व कर सकते हो, आगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करने के बाद मैं फाइनली आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट विल गिव यू डेल्टा सी। फाइनली सोल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फाइनली आंसर मिलेगा, और जो आंसर आएगा मैं आपको वो आंसर बता देता हूँ कि फाइनली आंसर हमें कितना मिलेगा। ट्वेंटी थ्री पी एल क्यू बाई 12 ई आई, 23 पी एल क्यू बाई 12 ई आई। तो फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज 23 पी एल क्यूब बाई 12 ई आई, 23 पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 ई आई, ये हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? बहुत आसान मेथड है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चंस अब देखना, प्रीवियसली क्वेश्चंस आप देखना आपके एग्जाम में, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे जिसमें आपसे स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछा गया है, या तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो, बहुत आसान है सुपरपोजिशन थ्योरम, इजीली आंसर आ जाता है, या आप यूनिट लोड मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। मोस्टली यूनिट लोड मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है दैट इज फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस करने के लिए। फ्रेम्स वगैरह के जो क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ से डिफ्लेक्शन बोल देगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताओ। जैसे सेम पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो जैसे बी में कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे लोड अप्लाई किया हुआ है एट पॉइंट बी, और ये सी पॉइंट है, बोल देगा कि सी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताइएगा, डेल्टा सी, एच सी का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब सी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो क्या करोगे, सी पॉइंट पे जाओ, यूनिट लोड अप्लाई कर दो, तो जिस डायरेक्शन में यूनिट लोड अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। यही कास्टिग्लियानुस की सेकंड थ्योरम थी। तो मैंने क्या बताया था, यूनिट लोड जो मेथड डिराइव हुआ है वो कास्टिग्लियानुस की सेकंड थ्योरम से तो डिराइव हुआ है। तो जिस भी डायरेक्शन में आपसे पूछा गया है डिफ्लेक्शन, आप उसी डायरेक्शन में जाके यूनिट लोड अप्लाई कर दो। अगर आपका आंसर फाइनली पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रही है, आपके एज्यूम डायरेक्शन सही थी। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रही है, दैट्स इट। तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर दिया सी पॉइंट पे। सिमिलरली आप मोमेंट भी अप्लाई कर सकते हो।
सिमिलरली आप क्या करोगे, इस 1 को हटाओ, यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करोगे तो स्मॉल m की बात वैल्यूज बता देता हूँ मैं कितनी रहेगी। अगर आपने यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई किया, मूवमेंट 1 की जगह आप 1 को हटाओ, 1 को हटाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करोगे, दैट 1 मूवमेंट अप्लाई करो, यूनिट मूवमेंट, मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई किया सी पॉइंट पे, तो सी बी मेंबर में सेक्शन एक्स एक्स पे मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 1, होगिंग है -1। और सेक्शन एक्स एक्स जो बी मेंबर के अंदर है, यहां पर मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 1 ही आएगी, माइनस का, वो भी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई मत कर देना, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट होता है, तो इतना पता होना चाहिए हमें। तो स्मॉल m की वैल्यू आपने निकाल दी यहाँ पे। अब कैपिटल M में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, कैपिटल M तो सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे जो सोल्व करोगे, यहाँ पे जो हमने स्मॉल m की वैल्यू यहाँ लिखी, यहाँ पे 1 लिख देंगे, स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, बस सोल्व करना है, ईजी। तो जो इंटीग्रेशन सोल्व करके लिमिट भी सब सेम रहेगी, लिमिट में कोई चेंज नहीं है। तो जो थीटा सी की वैल्यू आपको मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो थीटा सी आपको मिलेगा यहाँ पे फाइनली सोल्व करिए, 3pl² 2ei, 3pl² डिवाइडेड बाई 2ei, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा, 3pl² डिवाइडेड बाई 2ei। तो ये आपका यूनिट लोड मेथड हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप ये यूनिट लोड मेथड आज हमारा कवर अप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पहले उसका कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सोल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।